हम लोगों ने गणित में संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है। कई संख्याओं के समुच्चयों को हम लोगों ने देखा है, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, गिनती की संख्याएं, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब दो प्राकृतिक संख्याओं जो बराबर हैं उनका अंतर निकालने की बात आई, जैसे 2 - 2 इसमें हमें कोई संख्या नहीं मिल पा रही है, तो एक नई संख्याओं के समुच्चय की आवश्यकता पड़ी, जिनको कहा जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स में हमने केवल 0 को बढ़ा दिया, तो इस तरह से यह जो समुच्चय प्राप्त हुआ उसे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या मिल जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर यदि बराबर संख्याओं को घटाएं, 5 - 5 10 - 10, यह पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शून्य मिल ही जा रहा है। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यदि हम घटाने की बात करते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में हमारा नहीं अंतर आ पा रहा है। जैसे 3 - 5, 3 - 5, इसमें हमें नहीं, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 3 - 5 को व्यक्त करे, तो उसके लिए हमें एक नई समुच्चय की आवश्यकता पड़ी, संख्याओं के समुच्चय की, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर इसके साथ शून्य है, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और ये ऋण पूर्णांक हो गए, निगेटिव नंबर्स हो गए, ये धन पूर्णांक हो गए, और ये हो गया हमारा 0 0। तो इन तीनों से मिल करके इन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं, इनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, और ये शून्य का, इन तीनों संख्याओं को मिला करके पूर्णांक हमने कह दिया कि यह पूरा पूर्णांक हो गए। इसमें अब दो संख्याओं का अंतर, चाहे a बड़ा हो चाहे b बड़ा हो, ये इसमें हमें मिल जाता है। योगफल, गुणनफल तो इसमें मिल गया, दो प्राकृतिक संख्याओं को योगफल लेंगे तो इसमें मिलेगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो भी इसमें मिल जाएगा, अंतर इसमें मिल गया। अब भागफल की बात करते हैं। यदि हम 6/2 करेंगे तो 3 हमको इसमें मिल जाएगा, यदि हम -6/2 करेंगे तो -3 इसमें मिल जाएगा। माने यदि कटने वाली संख्या है तो उसका भागफल हमें इसमें मिल जा रहा है, लेकिन यदि हम 5/3 करें तो उसको प्रदर्शित करने के लिए इसमें कोई संख्या नहीं है, तो हमें एक नए संख्याओं की समुच्चय की आवश्यकता पड़ी, जिसे हमने कहा परिमेय संख्याएं, जिसे हम Q से कहते हैं, रेशनल नंबर जिसे कहा जाता है। ये संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, जहां P Q कहाँ से लिया गया, इसके पहले I है ना, तो यह पूर्णांक हैं जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यदि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव में निरूपित करें, दशमलव में, जैसे हमने लिखा 5/3, तो 5/3 एक भिन्न होगा, यह परिमेय संख्या होगी। इस 5/3 को यदि दशमलव में करना चाहें तो 5 में हम 3 से भाग देना पड़े, 5 में 3 से हम भाग देंगे तो वह दशमलव रूप में हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने भाग दिया 1/2 का मान निकाला, 1 में 2 से हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 के बाद खत्म हो गया, पूरा कट जा रहा है, तो इसे टर्मिनेट कहते हैं कि अब 5 के बाद ये खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, बंद कर गया, रुक गया। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने भाग दे दिया 6, भाग देते हैं 20/3 का, 20/3 का भाग देंगे 6.6, ये हमेशा आता रहेगा, अर्थात 6 जो है रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, ठीक है, और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो संख्याएं
दशमलव के रूप में जब लिखी जाती हैं और वो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, दोनों तरह की संख्याएं होती हैं, तो वो परिमेय संख्याएं हमारी कही जाती हैं। पांचवा, परिमेय संख्याओं के बाद वर्ग हमारे इसमें नहीं मिल पा रहे थे। परिमेय संख्याओं और जो संख्याएं परिमेय हैं उनके विपरीत जो संख्याएं अपरिमेय हैं, तो परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा अपरिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों का जब हम समुच्चय लेकर के बनाए तो इसे ही हमने कहा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे हम रियल नंबर कहते हैं, यह r से प्रदर्शित किया जाता है। तो r में परिमेय संख्याएं होती हैं अर्थात भिन्न, और दशमलव के रूप में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया कि ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जान ही गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये भाग खत्म ही न हो तथा नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब हो कि किसी डिजिट का रिपीटिशन न हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके एक नया समुच्चय बनाया गया जिसे हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कक्षा 10 में। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में किसी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि x एक रियल नंबर है। जैसे x² - 1 = 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस करणी में 1, अर्थात x का मान होगा ±1। लेकिन यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसका वर्ग निगेटिव आए तो इसका हल हमारा वास्तविक संख्या में नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम कह देंगे कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है जिसका वर्ग करने पर निगेटिव आ जाए। अर्थात वर्ग का निगेटिव, किसी संख्या का वर्ग का निगेटिव होना यह वास्तविक संख्या का गुण नहीं होता है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या के अलावा भी हमें एक समुच्चय बनाना पड़ता है, और जो हम नया समुच्चय बनाएंगे उसे ही हम कहेंगे सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो हम सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय की बात करेंगे। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक हम आई का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आई क्या होता है, जिसे हम आयोटा या इमेजिनरी शब्द कहते हैं आयोटा। तो आई का मतलब, जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया जिसमें x का वर्ग -a के बराबर आ रहा है, अर्थात x का जो मान होगा -a का वर्गमूल होगा, अर्थात x का जो मान होगा वह माइनस, इसमें a को अलग कर दें और -1 को अलग कर दें। इसका मतलब हुआ कि x का मान √a × √-1 के बराबर कहा जा सकता है, जहाँ a तो हमारा रियल नंबर हो गया। i के जब हम -1 का वर्गमूल जो दिया हुआ है उसी को निरूपित करने के लिए हम एक i का कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे हम आयोटा कहते हैं। तो यह x हमारा हो जाएगा √a × i। ठीक है, हमने अभी कहा कि हम i मान लेते हैं -1 के वर्गमूल को, तो i का जो वर्ग होगा वह -1 हो जाएगा। और जब हम i पर क्यूब की बात करेंगे, 3 घात की बात करेंगे, यह i का वर्ग × i के बराबर होगा। i का वर्ग का मतलब हमने लिखा ही है -1 × i, अर्थात यह -i होगा। और जब हम i पर 4 घात का मान रखेंगे तो i पर 2 घात का यह वर्ग होगा, और i पर 2 घात का मान -1 है, -1 का वर्ग अर्थात यह +1। तो हमने ये देखा कि जो i के मान होते हैं अलग अलग घातों पर, घातांकों के जो मान होते हैं अलग अलग घातों पर, वह केवल 4 ही वैल्यू हमें मिलेगा। या तो i मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या तो -i मिलेगा, या +1 मिलेगा। हमें i के पूर्णांक घातों
का जब मान निकालना हो, पूर्णांक घात का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी घात दिया हुआ है उसमें हम 4 से भाग दे देते हैं, अब प्लस जो शेषफल होता है, ठीक है, तो यह जितना घात है अब वह शेषफल के घात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आई पर 4 घात का मान तो 1 होगा। तो यह जैसे हमें लेना है आई पर 58 का मान, आई पर 58 के लिए हम इसमें 4 से भाग देंगे। 58 में जब हम 4 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 और 4 चौक 16, 2 शेष बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई पर 56 प्लस 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आई पर 56 को लिख सकते हैं 4 गुणे 14, और इनको लिख सकते हैं आई पर 2। 4 गुणे 14 का मान हो गया आई पर 4 पर 14 घात इंटू आई पर 2 घात। इसका मान 1 है तो 1 का कितना भी घात होगा तो 1 ही होगा, तो इसका मान आ जाएगा आई पर 2 घात। तो आई पर जो 58 है, जो पूर्णांक घात है, उसमें हम 4 से भाग दिए, शेषफल बचा था 2, तो यह आई पर 2 घात के मान के बराबर हो जाता है। और आई पर 2 घात का जो मान है वो तो हमने बताया ही है कि यह -1 के बराबर होता है। तो हम आयोटा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमारा -1 आ जाता है, इसका वर्ग करने पर यदि -1 आ जाता है तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आयोटा कहते हैं। जब हम उन्हें आयोटा को यहाँ देख लिया तो आयोटा पर ही कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें मान निकालना रहता है। जैसे हमें कह दे कि आई पर, एक एग्जांपल ले लें, आई पर 1/18 का मान या आई पर -18 का मान निकालिए। आई पर -18 को हम आई पर 1/18 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई पर 1/18, इसको आई पर मान लीजिए हमको -18 का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में आई पर 18 घात। और 18 घात का मतलब होता है, अभी हमने बताया है कि आई पर 16 और प्लस 2 लिख सकते हैं, 4 के गुणक के रूप में लिखेंगे 16, तो इसका मान हो जाएगा केवल आई पर 2 घात का मान। और आई पर 2 घात का मान हमने यहाँ लिखा है -1 के बराबर, तो 1/-1 अर्थात इसका मान आ जाएगा -1, अर्थात आई पर -18 का मान आ जाएगा हमारा -1। जब हमने आयोटा को देख लिया, समझ लिया, तब हम लोग समिश्र संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। समिश्र संख्याओं से पहले हमें वास्तविक संख्याओं का मान पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, वे संख्याएं हमें पता है जो वास्तविक होती हैं। वास्तविक संख्याओं के आधार पर हम समिश्र संख्याओं को परिभाषित करते हैं। कोई भी संख्या जो a + i × b टाइप की होती है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, जो समिश्र संख्या होती है, वह a + ib रूप में लिखी जाती है, जहां a और b दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। समिश्र संख्याओं को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक जिसमें i जुड़ा है और एक जिसमें i नहीं जुड़ा है। जिसमें i नहीं जुड़ा है उसे समिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं, या इसे हम रियल पार्ट कहते हैं। वह भाग जिसमें i जुड़ा हुआ है उसे हम समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहते हैं, या उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। वह इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अर्थात समिश्र संख्या के 2 भाग हो गए। किसी समिश्र संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल z से, जहाँ z बराबर a + ib। a को हम समिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहते हैं और b को हम समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहते हैं। इस समिश्र संख्या को हम क्रमित युग्म के भी रूप में लिख सकते हैं। z बराबर a + ib, z बराबर a + ib को हम
क्रमित युग्म A, B के रूप में लिख सकते हैं, जहां पहला स्थान वास्तविक भाग के लिए होता है और दूसरा स्थान काल्पनिक भाग के लिए होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख लिया समिश्र संख्याएं 3 - 2i, यह एक समिश्र संख्या होगी। दूसरी समिश्र संख्या हो सकती है √2i। तीसरी समिश्र संख्या हो सकती है 2/3 - 5/7 × i। यदि हम इसकी बात करें तो इस समिश्र संख्या Z3 का रियल पार्ट हो जाएगा 2/3 और इसी Z3 का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -5/7। इसके रियल पार्ट को हम देखें Z2, तो इसमें केवल एक ही हिस्सा है, बिना i वाला हिस्सा नहीं है, अर्थात इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा और इस Z2 का इमेजिनरी पार्ट होगा करणी में 2। इस तरह से हमने वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कर दिया है। अब समिश्र संख्याओं को हमने परिभाषित कर दिया है। समिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। इस C में वे सारी संख्याएं होंगी जो A + IB रूप में लिखी जाएंगी, जहां A और B रियल नंबर है। इसको हम कहते हैं कि यह समिश्र संख्याओं का समुच्चय है। समिश्र संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसे हम कहते हैं। इसमें सारी समिश्र संख्याएं हमें मिल जाती हैं। यहाँ हमने देखा Z2 में कि यह एक ऐसी संख्या है जिसका रियल पार्ट है ही नहीं है, केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से समिश्र संख्याएं दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक जिसमें केवल और केवल वास्तविक भाग हो, उसे हम शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा जिसमें केवल इमेजिनरी भाग हो, उसे हम शुद्ध काल्पनिक संख्या कह देते हैं। अर्थात यदि किसी समिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उस समिश्र संख्या को हम लोग शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया Z = -3। इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, अर्थात इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, इसलिए यह संख्या हमारी शुद्ध वास्तविक संख्या कही जाएगी। दूसरी शुद्ध काल्पनिक संख्या है। शुद्ध काल्पनिक संख्या जिसका रियल पार्ट 0 हो, अर्थात ऐसी संख्या जिसका रियल पार्ट नहीं हो, केवल एक ही पार्ट हो, वो इमेजिनरी पार्ट हो, तो ऐसी संख्याओं को हम शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे Z2 बराबर हमने लिखा था करणी में 2 × i। यह हमारी शुद्ध वास्तविक काल्पनिक संख्या है और ये हमारा शुद्ध वास्तविक संख्या कही जाती है। तो समिश्र संख्याएं के दो हिस्सों में हमने बांट दिया है, एक शुद्ध वास्तविक संख्या और दूसरा शुद्ध काल्पनिक संख्या। हम समिश्र संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, कुछ गुणों को देख लेते हैं, जिसमें पहला है कि कोई भी वास्तविक संख्या अधिकल्पित संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात एक वास्तविक भाग है और दूसरा IB काल्पनिक भाग है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है। देख लें, हम इसको सिद्ध करने के लिए इसका विपरीत मान लें कि माना कि A और IB बराबर हैं। इनका यदि हम वर्ग करेंगे तो A² = I² B² या A² I² का मान -1 होता है, -1 × B² या A² = -B² या A² + B² = 0, जहाँ A और B क्या हैं? A और B वास्तविक संख्याएं हैं। हमने कहा था कि जब Z = A + IB लिखते हैं तो उसमें A और B वास्तविक संख्याएं लेते हैं। अब वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका जो वर्ग होगा वह पॉजिटिव होगा, इसका भी जो वर्ग होगा वह पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव संख्याओं का
जो योगफल होगा क्या यह 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन यह कह रहा है कि a² + b² बराबर 0। इसका मतलब यह कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था, ये हमने जो माना था हमारा मानना गलत है। अर्थात जो हमने माना था कि a बराबर IB वह बराबर नहीं होगा। अर्थात शुद्ध वास्तविक भाग काल्पनिक भाग के बराबर नहीं हो सकता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी रही। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या यदि 0 के बराबर हो, यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर होता है तो ये कह रहा है कि उस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 होगा और तथा उस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग भी 0 होगा। यह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। अर्थात कोई z को हमने a + IB लिया, यह 0 के बराबर है। यदि हम इसको ऐसे कह लें तो यह हमारा कहता है, ये थ्योरम हमारा कहता है कि इसका वास्तविक भाग 0 होगा और काल्पनिक भाग भी हमारा 0 होगा यदि कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करें कि ये दिया है कि a + IB बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा -I × b। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो मिलेगा a² बराबर I² b²। ठीक है, a² बराबर -b², क्योंकि I² का मान -1 होता है। अर्थात a² + b² बराबर 0। दो संख्याएं यहीं आ गया, फिर यहीं से कि दो संख्याएं इनका वर्ग पॉजिटिव हो जाता है तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योगफल 0 है। इसका मतलब है पहली संख्या 0 होगी और दूसरी संख्या भी 0 होगी। अर्थात a बराबर 0 और b बराबर 0। इसका मतलब है कि यदि z हमारा 0 है, कोई सम्मिश्र संख्या 0 है, तो इसका रियल पार्ट 0 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। दोनों भाग 0 के बराबर होगा यदि हमारी सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर होती है। तो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं समान हैं तो पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग के बराबर होगा, तथा यदि पहली सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होता है। यह हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। अर्थात मैथमेटिकली ढंग से देखें कि z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा आपस में बराबर हैं। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के बराबर होगा। इसको भी हम लोग देख लें कि वास्तव में ये कैसे होता है। हमने कहा z1 बराबर z2, z1 को हमने ले लिया a1 + I × b1 और z2 को हमने ले लिया a2 + I × b2। चूँकि यह दिया हुआ है कि z1 बराबर z2, z1 का मान रखें a + I × b, a1 + I × b1 और a2 + I × b2। इन दोनों को भी हम इधर यदि ला देते हैं तो यह आ जाएगा a1 + I × b1 - a2 - I × b2 बराबर 0। इसमें I नहीं आ रहा है तो इसे हम एक साथ ले लें और जिसमें I आ रहा है उसमें से हम I कॉमन ले करके उनको भी हम एक साथ ले लें। अब यह एक सम्मिश्र संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक संख्या होती है, यहाँ भी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या प्लस I × वास्तविक संख्या, यह एक सम्मिश्र संख्या हो गई, यह एक सम्मिश्र संख्या हो गई, यह 0 के बराबर है। तो दूसरे हमारी प्रॉपर्टी कहती थी
कि यदि कोई समिश्र संख्या शून्य के बराबर है तो इसका रियल पार्ट a1 माइनस a2 शून्य के बराबर होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं निकल गया a1 बराबर a2, यहाँ से निकल गया b1 बराबर b2। a1 क्या है? a1 पहली समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, a2 क्या है? दूसरी समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है। अर्थात पहले समिश्र संख्या का वास्तविक भाग दूसरे समिश्र संख्या के वास्तविक भाग के बराबर होगा। कब? यदि दोनों समिश्र संख्या आपस में बराबर होंगी। इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z2। इसी तरह से b1 पहले समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है और b2 दूसरी समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। अर्थात ये दोनों अंत में बराबर आ गए। माने पहले समिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट दूसरी समिश्र संख्या के इमेजिनरी पार्ट के बराबर मिल गया। अर्थात दो संख्याएं यदि आपस में बराबर हैं, दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 2i प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई बराबर 5 माइनस 2i है। यह एक समिश्र संख्या दूसरी समिश्र संख्या के बराबर है, तो x और y के मान हमको निकालना है। 2i प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई बराबर 5 माइनस 2i। तो इसका जो वास्तविक भाग होगा, दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके वास्तविक भाग के बराबर होगा। अर्थात 2y का मान 5 के बराबर होगा, तो y का मान 5/2 के बराबर होगा। दूसरा, उनके काल्पनिक भाग को हम काल्पनिक भाग के बराबर कर सकते हैं। 3x माइनस वाई बराबर -2, 3x बराबर y माइनस 2, 3x बराबर y का मान रख दे 5/2 हमने निकाला है, -2 अर्थात 1/2, तो x का मान हो जाएगा 1/6। आंसर मिल गया हमें कि x का मान 1/6 और y का मान 5/2। यह हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि z बराबर x प्लस आई वाई हो तो इस समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है iz प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। इसमें z का मान हम रखना है x प्लस आई वाई, i इंटू एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करें, i का गुणा करेंगे तो i इंटू एक्स, आई का इसमें गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। इसको ix, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू वाई करेंगे तो -y प्लस 2i प्लस 1 बराबर 0। इसमें देखते हैं कि इसमें i नहीं आ रहा है, यह वास्तविक भाग होंगे, इनको हम एक साथ ले लें तो 1 माइनस वाई हो जाएगा और इन दोनों में हमारा i आ रहा है तो हम i कॉमन लें, यह हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यह वास्तविक भाग, यह काल्पनिक भाग, अर्थात यह समिश्र संख्या शून्य के बराबर है तो वास्तविक भाग भी शून्य होगा। प्रॉपर्टी नंबर हमारी 2 कहती है कि यदि कोई समिश्र संख्या शून्य के बराबर है तो उसका वास्तविक भाग 0 होगा और काल्पनिक भाग भी 0 होगा। अर्थात 1 माइनस y हमारा 0 होगा तथा x प्लस 2 भी हमारा 0 होगा। तो यहाँ से y का मान 1 आ जाएगा और यहाँ x का मान -2 होगा। अतः ये हमारा दिए गए समीकरण का हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समिश्र संख्या है, ये दूसरी समिश्र संख्या है, इनका योगफल निकालना है और अंतर निकालना है। तो पहले योगफल देख लें। 3 - 4i में हमें ऐड करना है -5 + 7i को। 3 - 4i -5 + 7i। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ हल कर लेते हैं तो 3 में से -5 गया तो -2 और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ हल करेंगे तो +7 में से -4 गया तो प्लस में 3i। यह समिश्र संख्या का योगफल हो गया। अब अंतर की हम बात कर लें, इसमें से ये घटा दें। 3 - 4i में से हमें घटाना है -5 + 7i को। 3 - 4i
प्लस 5 माइनस 7i। अब इसको हम सॉल्व करें इन दोनों को, जिसमें वास्तविक भाग है केवल, जिसमें i नहीं आ रहा उनको एक साथ हल कर लें। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो यह 8 होगा। अब -4 और -7 जोड़ेंगे, क्योंकि i वाला है एक साथ i कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 4 धन 7 हो जाएगा, अर्थात आएगा माइनस में 11i। ये हमारा दूसरा दो सम संख्याओं का हमने योग और अंतर निकाल दिया है।